afternoon students, plus 2 class subject biology. We have discussed two topics, pre-fertilization events and fertilization. Now we are going the next topic, post-fertilization events. ये वो इवेंट्स हैं जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में क्या क्या चेंजेस होता है, किस किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट होता है सबसे पहले, जितने भी इवेंट्स हैं उसमें सबसे पहले डेवलपमेंट एंडोस्पर्म का होता है। एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, और जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है फिर होती है सीड फॉर्मेशन और उसके बाद फ्रूट। तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म अगर आपको याद होगा, एंडोस्पर्म जब डबल फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक आपने पढ़ा था तो उस टॉपिक में आपने ये देखा था कि जो एक मेल गैमेट है वो सेंट्रल सेल विच हैविंग 2 पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि जब ट्रिपल फ्यूजन हुआ था तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो है PEC बनी थी। PEC का मतलब होता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बनी थी जो कि क्या थी, ट्रिप्लॉइड। तो ये ट्रिप्लॉइड नेचर में थी, ये आपको अच्छे से पता है। ये ट्रिप्लॉइड क्यों थी, क्योंकि इसमें ट्रिपल फ्यूजन हुआ था 3 न्यूक्लियस का, ये 3 न्यूक्लियाई एक साथ फ्यूज होकर के ट्रिप्लॉइड बनाया था। तो यही प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल जो है आगे चलकर एंडोस्पर्म को डेवलप करने वाली है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है ये एंडोस्पर्म है क्या और इसका क्या रोल है, और एम्ब्रियो से भी पहले ये डेवलप क्यों हो रहा है। एंडोस्पर्म क्या है, ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। इसका काम है जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और इसमें ये इसके अंदर बहुत सारे जो होते हैं। पहली बात तो ये ट्रिप्लॉइड है, और इसको ये पहले क्यों होता है, क्योंकि ये न्यूट्रिटिव है नेचर में, और एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो ये एंडोस्पर्म्स को देता है। तो सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा और फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। एंजियोस्पर्म में 3 तरह के एंडोस्पर्म मिलते हैं बेसिकली। एक होता है न्यूक्लियर, दूसरा E फॉर एंडोस्पर्म, और दूसरा होता है सेलुलर, और तीसरा होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। इन तीनों का डेवलपमेंट का जो तरीका है वो तीनों में ही अलग अलग है। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इनका डेवलपमेंट का मेथड है वो तीनों में अलग है। तो पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में सबसे पहले क्या होता है, जो PEN का मतलब होता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस है ये, PEC का, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ये सपोज करो ये क्या है, PEC है और ये PEN है, तो ये इसका साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शुरू होते हैं। तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब होता है कि सेल नहीं बनेगी, सिर्फ न्यूक्लियाई जो है बहुत सारे डिवीजन करके सिर्फ न्यूक्लियाई बनाएगा। ये बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए हैं इसमें। तो ये न्यूक्लियाई बने हैं, और जब किसी सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं ऐसी कंडीशन को सिनोसिटिक बोलते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से आप मान सकते हो ये इसकी सिनोसिटिक फेज है। जब न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म बनता है तो ये समझ लो आप 2 तरह की स्टेज आती हैं। पहली आती है सिनोसिटिक फेज, और जो दूसरी आती है वो आती है सेलुलर फेज। सेकेंड आएगी सेलुलर फेज। इसका मतलब क्या है कि जितने भी ये न्यूक्लियाई हैं इसमें, और इसके बाद इसमें सेंटर में एक वैक्यूल डेवलप हो जाएगी।
ये है वैक्यूल। और इसके बाद जितने भी ये न्यूक्लियाई हैं इनका क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद उसका सेल फॉर्मेशन होता है। सेल फॉर्मेशन का मतलब कि हर न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म गैदर होगा और फिर उसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी, जिससे वो एक तरह से अपनी अलग सेल बना लेगा। तो एक अब ये मल्टी सेलर हो गया। तो पहले क्या होता है, सिनोसिटिक फेज आती है और इस तरह से ये सारे में है, इसी तरह से सेल बनेगी। तो अब ये क्या है, मल्टी सेलर हो गया। तो ये दो तरह के फेज आ गए, सिनोसिटिक फेज और सेलर फेज। तो ये तरीका था न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। लेकिन अब सेकेंड जो मैंने आपको बताया था वो था सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म का मतलब है कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस है इसके डेवलपमेंट में। इसमें क्या होता है कि जो PEC है, तो PEN यहाँ पर जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, जब ये डिवाइड होता है तो जो भी न्यूक्लियस बनते हैं तो उसका साथ साथ साइटोकाइनेसिस होता चला जाता है। तो इस तरह से वो स्टार्टिंग में ही मल्टी सेलर बनता जाएगा। इसमें दो फेज नहीं आएंगे, जैसे एक न्यूक्लियस डिवाइड हुआ उसके साथ फिर पूरी सेल बन गई। तो इस तरह से जो ये होता है, इसमें ये मल्टी सेलुलर होता है इस तरह से। तो ये इसमें वैक्यूल भी नहीं होती और इस तरह से ये डिवाइड बनता रहता है। तो ये हो गया सेलुलर टाइप का। फिर दोबारा से ध्यान देंगे, इसमें जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो फ्री न्यूक्लियर नहीं है। न्यूक्लियस डिवाइड होगा और होते ही साथ साथ उसका साइटोकाइनेसिस होता जाएगा और इससे एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगी, विच इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। अब बात आती है हेलोबियल। हेलोबियल में क्या होता है, हेलोबियल टाइप का जो एंडोस्पर्मिक है, इसमें क्या होता है, फर्स्टली अनइक्वल डिवीजन होता है और वो फ्री न्यूक्लियर नहीं होता। उसमें जैसे ये आप समझ सकते हो, ये सेल है PEC। तो जैसे ये आप सपोज करो कि ये PEC है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। तो इसमें क्या होता है, पहला डिवीजन अनइक्वल होता है। अनइक्वल होने की वजह से एक छोटी सेल बन जाएगी और एक बड़ी। तो अब इसमें क्या होगा, इसके बाद जो पहला डिवीजन होगा, अब इसमें दोनों सेल में जितने भी डिवीजन होंगे वो फ्री न्यूक्लियर होंगे और इसकी वजह से कंडीशन आपको कैसी दिखेगी, इस तरह से। तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे और इसके बाद दोनों ही सेल में ये वैक्यूल जो है, ये हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म है। ये वैक्यूल है और ये न्यूक्लिया है। ये फ्री डिवीजन ही रहेंगे। उसके बाद जो है ये फ्री न्यूक्लियर रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म के बेसिस पे जो सीड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। टू टाइप के हो गए, जैसे नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब होता है जब एम्ब्रियो मैच्योर हो जाता है,
मैच्योर एम्ब्रियो में एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड हो जाता है सारा, जितना भी एंडोस्पर्म है वो सारा कंज्यूम्ड हो जाता है। आगे जो है एंडोस्पर्म बचता नहीं है, ये एम्ब्रियो जो है इसको पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है। लेकिन कुछ में क्या होता है, ये एंडोस्पर्म है ये बचा रह जाता है, रिमेन्स आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के मैच्योरेशन के बाद तक एंडोस्पर्म जो है वो बचा रहता है, तो इसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, और ये होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और इस तरह के जो सीड मिलते हैं, जैसे पी में जो बीन्स होती हैं, सनफ्लावर होते हैं, तो इनमें क्या होता है, जब तक सीड कंप्लीट होता है तो ये ख़त्म हो चुके होते हैं। और इसमें जैसे सीरियल्स में और एग्जाम्पल कोकोनट, डेट और बीटलनट, तो इसमें रिमेन्स रहता है। और लेकिन इसमें कुछ खास बात ये है कि इनका जो है जितना यूज़ होना होता है हो जाता है, बाकी जो बचता है इन दो में, डेट में और बीटलनट में, ये हार्ड होता है, इनका एंडोस्पर्म जो है हार्ड होता है। तो इसके बाद ये था डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो।